देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डेनियल सेल के बारे में समझ लिया था कि डेनियल सेल क्या होती है और कैसे काम करती है। उसका सेल समीकरण भी हम लोगों ने समझ लिया था। आज की वीडियो में हम इसी सेल के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेंगे, फिर आगे के बारे में समझेंगे। इसमें देखिए, आप लोगों ने समझ लिया था कि जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव होता है और किसका होता है, कॉपर का होता है। और जो एनोड होता है वो जिंक का होता है और वो क्या होती है, नेगेटिव प्लेट हो जाती है। कैथोड और एनोड के बारे में मैंने बता दिया था कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसको क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, और जिस पर अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो ऑक्सीकरण और अपचयन आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो जो जिंक वाला इलेक्ट्रोड है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, Zn+2 आयन बन रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो ये क्या है, इस पर हो रहा है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो रहा है ना। तो ये जिंक की प्लेट किसका काम करेगी, एनोड का कार्य करेगी, ठीक है। और जो कॉपर है, कॉपर सल्फेट के विलयन से जो कॉपर आयन है वो जाएंगे और वो कॉपर की छड़ पे जाएंगे, उससे 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और वह कॉपर सॉलिड में बदल जाएंगे और वहाँ पर चिपक जाएंगे, ठीक है ना। तो कॉपर की प्लेट पर क्या हो रहा है, ये अपचयन हो रहा है और ये क्या है, कैथोड, ठीक है। एनोड वह इलेक्ट्रोड होता है जिस पर ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उसको ऑक्सीकरण कहेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन उपयोग में आ रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, शेल रिएक्शन मिलेगी, जिसको हमने कल आपको समझाया था, ठीक है। आज इस चीज़ को मैं समझाने वाला हूँ। देखिए, बुक में दिया भी गया है। इसका जो विद्युत वाहक बल होता है वह 1.1 वोल्ट होता है, जबकि जो सॉल्यूशन है यहाँ पे जो विलयन है वो 1 मोल पर लीटर, यहाँ पे देखिए लिखा है 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो 1 डेसीमीटर क्यूब को 1 लीटर भी कहते हैं, यानी 1 मोल पर लीटर अगर सांद्रता का ये विलयन दोनों में भरा हो, जिंक सल्फेट का विलयन कितना हो, 1 मोल सांद्रता का हो, 1 मोल पर लीटर। कॉपर सल्फेट का विलयन भी 1 मोल पर लीटर हो। यहाँ पर कॉपर की छड़ डुबाई जाए, यहाँ पे जिंक की छड़ डुबाई जाए, तो इन दोनों के बीच में जो विभवांतर पैदा होगा उसे क्या कहेंगे, शेल का विद्युत वाहक बल कहेंगे। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, टेम्परेचर इसमें नहीं लिखा है, लेकिन इसमें इसका जो विद्युत वाहक बल होता है इसका संबंध टेम्परेचर से भी होता है, आगे आपको पढ़ाया जाएगा। 1 मोल अगर सांद्रता का विलयन है तो जो डेनियल सेल होती है इसका विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.1 वोल्ट। विद्युत वाहक बल का मतलब होता है, जैसे आप लोग ये बैटरी लेते होंगे, ये तो पूछते हैं कि बैटरी कितने वोल्ट के, तो कहता है 1.5 वोल्ट। तो 1.5 वोल्ट क्या होता है, बैटरी का विद्युत वाहक बल होता है। यानी अगर आप किसी सर्किट में उसको लगा देंगे तो सर्किट में के सिरों के बीच में वो 1.5 वोल्ट का विभवांतर पैदा करेगी, जो मार्केट में बैटरी आती है। उसी तरीके से जो डेनियल सेल है इसका विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात यह है कि अगर हम जिंक और कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है इसके बीच में एक और सेल जोड़ दें जिसका विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट से कम हो, तो विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो कैथोड से एनोड की तरफ ही होता है। विद्युत धारा के प्रवाह को मैं आपको समझा दूं, ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि जो कॉपर की छड़ होती है उस कॉपर आयन Cu+2 आयन इस पे जाते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, कॉपर परमाणु में बदल जाते हैं और इससे चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी आ जाती है, क्योंकि जो कॉपर Cu+2 आयन जा रहे हैं वो धीरे धीरे इससे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो कॉपर की छड़ क्या हो जाती है, पॉजिटिव। उसी तरीके से जो जिंक के परमाणु हैं वह 2 इलेक्ट्रॉनों को इसी छड़ पर छोड़कर Zn+2 आयन में परिवर्तित हो जाते हैं और वो चले आते हैं कहाँ पर, विलयन में चले जाते हैं। तो ये छड़ हो गई पॉजिटिव और ये छड़ हो गई नेगेटिव। हमेशा विद्युत धारा का प्रवाह धन सिरे से ऋण सिरे की तरफ होता है बाह्य परिपथ में,
ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह विद्युत धारा के विपरीत होता है। अब ये क्षण निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ये क्षण पॉजिटिव, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अधिक है, यहाँ पर कम है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, तो करंट का प्रवाह इधर से इधर होगा। ये बात समझ में आ रही होगी। अगर हम इस सेल के बाहर कोई सेल जोड़ दें जिसका विद्युत भाग बल 1.1 वोल्ट से कम हो, तो विद्युत धारा का प्रवाह उसी दिशा में होता है, यानी कॉपर की छड़ से जिंक की छड़ की तरफ होता है। लेकिन अगर हम जो बाहरी सेल हमने जोड़ा है उसका विद्युत भाग बल 1.1 वोल्ट कर देते हैं, तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। और अगर हमने जो बाह्य सेल जोड़ा है उसका विद्युत भाग बल 1.1 वोल्ट से अधिक कर देते हैं, तो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा बदल जाती है। ध्यान से देखिए, इसमें विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इधर है, इसमें भी इधर है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? अपोजिट हो रही, इसमें डायरेक्शन चेंज हुई। तो अगर हम विद्युत भाग बल ज़्यादा कर देंगे तो ये करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं कुछ छोटी छोटी डिफिनीशन है उसे बता दे रहा हूँ। देखिए, इलेक्ट्रोड विभव। सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोड और विभव दोनों का मतलब समझा रहा हूँ, फिर इलेक्ट्रोड विभव को भी समझा रहा हूँ। इलेक्ट्रोड अलग चीज़ है, विभव अलग चीज़ है, और इलेक्ट्रोड विभव एक अलग चीज़ है। इलेक्ट्रोड तो आप लोग जानते होंगे कि अगर हम किसी भी लवण के विलयन में उसी धातु की छड़ को डुबा दें, जैसे अगर हमारी जिंक की छड़ है तो जिंक का ही ये लवण का विलयन होना चाहिए। तो जिस छड़ को डुबाते हैं उस छड़ को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। और एक इलेक्ट्रोड की परिभाषा और होती है कि किसी पदार्थ के जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए जिस छड़ का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड की दो परिभाषाएं। पहली परिभाषा क्या है? जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रोड क्या है? अगर मैंने कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ को डुबा दिया है तो इस छड़ को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड कहेंगे। अब ध्यान से समझिए कि विभव किसे कहते हैं। विभव तो ये फिजिक्स की चीज़ है। जैसे कोई बैटरी होती है मोबाइल की, जब चार्ज नहीं होती है, चार्जिंग नहीं उठाती है, अलग अलग चार्जर इस्तेमाल करके लोग देख लेते हैं, तो उसको मोबाइल वाले के पास ले जाते हैं, तो वो क्या करता है? बैटरी के जो दोनों प्लस माइनस टर्मिनल होते हैं उनके बीच में एक मीटर लगा के चेक करता है कि बैटरी पे कितना वोल्टेज है। उसी को हिंदी में क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। तो जो मीटर लगा के चेक करता है वो बैटरी का क्या नापता है? विभव नापता है। तो विभव समझ में आ गया होगा कि विभव क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच में अगर हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करें तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आती है उसका जो मान आता है उसे क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। वोल्ट मीटर आपने देखा होगा घरों में भी यूज में आता है, ठीक है। तो ये छोटे पैमाने पर भी होता है, बड़े पैमाने पर का भी होता है, जिसमें 200-250 वोल्ट भी नापने का तरीका होता है, 1-2 वोल्ट नापने का भी तरीका होता है। तो अब हम लोग समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रोड विभव क्या हो, किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड तो समझ में आ गया होगा, विभव भी समझ में आ गया होगा। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या है? जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य उत्पन्न विभव को उस धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास किसी भी धातु की छड़ है, जैसे जिंक की छड़ है और हमने किस में डुबा दिया? जिंक सल्फेट के विलयन में। अब हम वोल्ट मीटर लेंगे, एक वोल्ट मीटर के तार को इस छड़ पे जोड़ देंगे और एक को पानी में डुबा देंगे, तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आएगी उसे क्या कहेंगे? जिंक का इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। बात समझ में आ रही? अगर हमने कॉपर की छड़ लिया है, कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है, तो उसे क्या कहेंगे? कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में, जिस धातु की छड़ हो उसी धातु के लवण का विलयन हो, अगर कॉपर की छड़ है तो कॉपर का ही लवण का विलयन हो, कॉपर सल्फेट हो, कॉपर क्लोराइड हो, कॉपर नाइट्रेट हो।
ऐसा विलयन हो जो पूरी तरीके से क्या हो, आयनित हो। उस धातु के लवण का विलयन ऐसा हो जो पूरी तरीके से क्या, घुलनशील हो। अगर हम जिंक की छड़ लेंगे तो यहाँ पर जो विलयन भरेंगे वो जिंक के ही किसी सॉल्ट का होगा, जिंक सल्फेट होगा, जिंक क्लोराइड होगा। तो इस छड़ और विलयन के मध्य अपने आप एक प्राकृतिक घटना, एक स्वतः होने वाली घटना, कुछ विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। अगर आप वोल्ट मीटर के एक तार को यहाँ बांध दें और एक को पानी में डुबा दें, विलयन में डुबा दें, तो वोल्ट मीटर में कुछ रीडिंग आती है, कुछ वोल्टेज बताने लगता है। उसको क्या कहते हैं, उस धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब शायद बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के 1 मोलर सांद्रता, 1 मोलर का मतलब होता है 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के लवण के विलयन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर डुबाया जाता है, तो धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य उत्पन्न विभव को उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 से व्यक्त करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में फ़र्क ये है कि इलेक्ट्रोड विभव में कोई कंडीशन नहीं है कि यहाँ पर विलयन की सांद्रता क्या हो, टेम्परेचर क्या हो। बस कंडीशन ये है कि जिस धातु की छड़ हो उसी धातु के लवण का विलयन हो। यहाँ पर भी वही कंडीशन, जिस धातु की छड़ उस धातु का लवण का विलयन हो। लेकिन यहाँ पर कंडीशन एक तो और बढ़ गई है कि विलयन की सांद्रता 1 मोलर हो, यानी 1 मोल पर लीटर हो, और विलयन का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो धातु की छड़ और विलयन के बीच उत्पन्न विभव को उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे लिखा जाता है E0 से। किससे लिखा जाता है, E0 से व्यक्त करते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में फ़र्क समझ में आ गया होगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव में कंडीशन है टेम्परेचर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है और विलयन की सांद्रता को 1 मोल पर लीटर रखा जाता है। अब देखिए ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। जब इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा हो तब इलेक्ट्रोड तथा विलयन के मध्य उत्पन्न विभव को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अगर इलेक्ट्रोड तो समझ गए, इलेक्ट्रोड तो इसी छड़ का नाम है। अगर इस छड़ पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है तो इस छड़ और विलयन के मध्य जो विभव उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। और अगर इसमें एक शब्द और जोड़ दिया जाए कि मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोलर सांद्रता के लवण के विलयन में उसी धातु की छड़ को डुबाने पर यदि इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो तो इलेक्ट्रोड तथा विलयन के मध्य उत्पन्न विभव को क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण, मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। जहाँ पर भी मानक शब्द यूज आ जाए, मानक जोड़ दिया जाए, वहाँ पर इन दोनों कंडीशन को अपने लग से जोड़ देना है। टेम्परेचर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स कर देना है और इसकी सांद्रता को 1 मोल पर लीटर फिक्स कर देना है। मानक शब्द नहीं प्रयोग हुआ है तो ऐसी किसी कंडीशन को नहीं जोड़ना। बात समझ में आ रही है। जैसे अगर मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव पूछा जाए तो आप लोग क्या लिखेंगे, जब इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा हो तथा विलयन का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा सांद्रता 1 मोलर हो तो इलेक्ट्रोड तथा विलयन के मध्य उत्पन्न विभव को मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अगर यहाँ पर मानक लगा के पूछा जाएगा तो इसी तरीके से लिखना है। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव पूछा जाएगा तो यही परिभाषा लिखना है। इसे M, इसको फेस का चिन्ह पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये फेस पढ़ा जाता है। ऑब्लिक जो मैंने तिरछी लाइन बनाई से क्या पढ़ाता है, फेस यानी अवस्था। M से क्या परिवर्तित हो रहा है, M+ से व्यक्त करते हैं। इसे M/M+N से व्यक्त करते हैं। यानी M जो सॉलिड है वो किस में परिवर्तित हो रहा है, M+N एक्वस में परिवर्तित हो रहा है। ऑक्सीकरण हो रहा है, देख ही रहे हैं, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं।
और अगर यहाँ पर मानक भी शब्द प्रयोग होता तो यहाँ पर हम 0 भी यहाँ पर ऊपर गोल सा नॉट भी लगाते हैं। यानी अगर मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव के बारे में कहा जाता तो उसका प्रतीक क्या होता? E0 M/M + N होता। बाकी तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, तो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव उसी का उल्टा है कि जब इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा हो तो इलेक्ट्रोड तथा विलयन के मध्य उत्पन्न विभव को अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे किससे लिखेंगे? M+N/M N से व्यक्त करते हैं। M+N एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है और M सॉलिड में परिवर्तित हो रहा है। मानक शब्द का प्रयोग करेंगे तो वही 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 मोलर सांद्रता का विलयन अपने मन से जोड़ना। उसका प्रतीक क्या होगा? यहाँ पर E0 लगा देना, ठीक है। E0 आपको लगा देना है। एक चीज़ देखिए NCERT में लिखा है, इसे आप याद रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है मानक अपचयन विभव को अब मानक इलेक्ट्रोड विभव भी कहा जाता है। यानी ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है, एक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, एक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन मानक अपचयन विभव को अब मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है ना। मानक अपचयन विभव को ही क्या कहा जाता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये IUPAC के अनुसार है। तो यानी अगर हम इलेक्ट्रोड विभव की बात करें तो हम किस इलेक्ट्रोड विभव की बात कर रहे हैं? अपचयन इलेक्ट्रोड विभव की बात कर रहे हैं। अगर हमसे पूछ रहे हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है तो आपसे पूछा जा रहा है कि मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, इसको कई बार देखिएगा, कोई दिक्कत होगी तो आप पूछिएगा।